ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। कंफर्म करें मेरी वॉइस पिक्चर क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है। रिप्लाई करें और सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। आफ्टर 30 सेकेंड्स स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। वॉइस पिक्चर क्लियर आ रहा है, कोई इशू तो नहीं है। लास्ट क्लास में हमने इंस्ट्रूमेंटेशन को स्टार्ट कर दिया था और ये सब आपको क्लियर भी किया था, और फिर से हम एक बार यहाँ से रिवाइज करते हैं स्पीड अप करके, ठीक है ना। ये मैं कल करा चुका था, उसी को मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ केवल, तो इसलिए भाई थोड़ा सा आप साथ देना और ये मत बोलना कि सर आपने जल्दी करा दिया। भाई कल करा चुके हैं हम, ठीक है ना, तो उसको रिवाइज करा रहे हैं बस। देखो इंस्ट्रूमेंटेशन जो होता है हमारा, जो इंस्ट्रूमेंट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होते हैं, तो उसमें हमारा जो सबसे पहले देखा था हमने फोटोमीटर। फोटोमीटर का अब रिसेंट में हम यूज नहीं करते, हम स्पेक्ट्रो फोटोमीटर ही बेस्ट है हमारा। फोटोमीटर को हम लोग क्या बोलते थे, कॉमनली इल्यूमिनेटर बोलते थे। ये मेजर करता था रिलेटिव इंटेंसिटी को, मेजर करता था केवल किसको, जो रिलेटिव इंटेंसिटी होती है उसको मेजर करता था ये, ठीक है। ये केवल किसको मेजर करता था, रिलेटिव इंटेंसिटी को। ओके, ये ध्यान रखना, किसको मेजर करता था, ये केवल आपकी रिलेटिव इंटेंसिटी को ही मेजर करता था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ये रिलेटिव इंटेंसिटी, इसको हम इल्यूमिनेटर बोलते थे। ये नैरो वेवलेंथ रेंज के लिए हम अप्लाई कर सकते थे, इसलिए इसको हम कॉमनली यूज नहीं करते। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट होता है। ये मेजर करता है रेशो, जो हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है ना, और जो हमारी ट्रांसमिटेड रे होती है उसके रेशो को मेजर करता है। इसी रेशो को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। ये परसेंटेज ट्रांसमिशन को मेजर करता है, परसेंटेज ट्रांसमिशन को मेजर करता है, ठीक है। ये आगे बताऊंगा मैं आपको। और लार्ज वेवलेंथ रीजन में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिस्पर्सिंग एलिमेंट्स होते हैं, कॉमनली यूज होता है। ये सिंगल बीम भी होता है, डबल बीम भी होता है। और कलरीमीटर, हम उसको, इसी इंस्ट्रूमेंट को हम कलरीमीटर बोलने लगते हैं अगर हम उसको फिक्स कर देते हैं 400 टू 800 नैनोमीटर वाला इंस्ट्रूमेंट। तो शेप बदल जाएगा, इसका शेप अलग रहेगा, इसका शेप अलग होगा, लेकिन इंस्ट्रूमेंट तो हमारा वही होगा, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। सभी को क्लियर है ये, बताएं। इसमें तो ये कल ही मैं आपको बता चुका था पूरा सब। ओके, ठीक है ना। तो यहां पर नेक्स्ट है जो हमारा, ये इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स भी मैंने बताए थे कि सबसे पहला पार्ट जो होता है रेडिएशन का सोर्स होता है, कॉलीमेटिंग सिस्टम होता है, जो रेस को क्या कर देता है, पैरेलल कर देता है। जो हमारी रेस पैरेलल नहीं होती है उनको पैरेलल कर देगा। मोनोक्रोमेटर क्या होता है, जो पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन आते हैं, मान लो 200 से ले जाके 800 नैनोमीटर तक के आ रहा है, लेकिन हमको कितना चाहिए, सपोज 380 नैनोमीटर, तो ये 380 नैनोमीटर का रेडिएशन ही पास होगा केवल सिंगल, तो वो मोनोक्रोमेटर होता है। ये जो सेल बनी हुई है इसको सैंपल सेल बोलेंगे हम लोग, इसको सैंपल होल्डर बोलेंगे। इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर एम्पलीफायर लगा सकते हैं आप लोग, अगर एम्पलीफायर को लगा सकते हैं। अगर हमारे सिग्नल वीक हैं, डिटेक्टर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जैसे मैं माइक लगाए हूं, तो भाई एम्पलीफायर है वो, तो उसको अपन लगा सकते हैं। सैंपल होल्डर रहेगा, डिटेक्टर रहेगा, डिस्प्ले पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ऑर्डर बताइए इसका करेक्ट। फिर आते हैं बेटा नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, सोर्स ऑफ द रेडिएंट एनर्जी, जो भाई हमको एनर्जी देगा। एनर्जी देगा मतलब वही हमारा E इक्वल टू एच म्यू वाला फार्मूला है यहाँ पर। ये फ्रीक्वेंसी को हम वेवलेंथ के फॉर्म में यूज कर रहे हैं यूवी में, ठीक है ना। यूवी में हम क्या करते हैं, वेवलेंथ यूज करते हैं। तो ये रेडिएंट एनर्जी के सोर्सेस हैं हमारे। इसमें सबसे मेन सोर्स होता है टंगस्टन फिलामेंट लैंप। ये जो रहता है हमारा 375 से ले जाके 800, और कुछ कुछ बुक में इसका ये भी लिखा रहता है कि 2500 नैनोमीटर तक ये कर सकता है। तो सबसे कॉमन होता है हमारा टंगस्टन फिलामेंट, जो होता है कॉमन सोर्स होता है। इसके बाद हम जाते हैं ड्यूटेनियम पे। ड्यूटेनियम का एकदम फिक्स है, ये केवल यूवी रीजन का ही रेडिएशन देता है, 200 टू 400 ही एमिट करेगा। ड्यूटेनियम डिस्चार्ज लैंप, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, DDL है हमारा, ठीक है ना। तो ये DDL है जो हमारा कितना करता है, 200 टू 400 तक ही करता है, ठीक है। और हमारा टंगस्टन फिलामेंट लैंप जो होता है 300 से ले जाके 800, मतलब पूरे हमारे यूवी विजुअल को कवर करके रखे है वो। ओके, मरकरी जो होता है एक नैरो पे काम करता है, 250 टू 350। जिनोन जो होता है हमारा 160 से ले जाके 2000 नैनोमीटर तक जाएगा, IR रेंज तक ये चला जाता है। कई बार ये भी कुछ बुक में लिखा रहता है कि IR रेंज को रीच कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके अलावा हॉलो कैथोड लैंप भी होता है, एक चाहो तो आप नोट कर लेना। हॉलो कैथोड लैंप भी हमारा यही विजुअल रेडिएशन को जनरेट करता है, लेकिन ये जो होता है हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं। आगे बढ़ेंगे अपन उसको। और आजकल के समय में तो ये सब चीजें पुरानी हो चुकी हैं भाई, जो हमारे घर में लगा है ना वही ये लोग इंस्ट्रूमेंट में लगाने लगे हैं। LED लगाने लगे सीधा। LED क्या होते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड।
तो ये भी रेडिएंट एनर्जी का सोर्स होता है किसमें, हमारे यूवी विजिबल में। तो चाहो तो यहाँ पे ऐड कर लेना एलईडी। एलईडी क्या करेगा, विजिबल रेस केवल 400 टू 800 नैनोमीटर में हमारा एलईडी करेगा। एलईडी जो होता है हमारा, इसको हम बोल सकते हैं कि क्योंकि इसमें हमको विजिबल लाइट ही तो चाहिए, तो उसके लिए हम एलईडी भी यूज कर सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें, एलईडी भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये सभी हुए सोर्स। ड्यूटेरियम का क्वेश्चन आएगा, आपको उसको यूवी लगाना है। ड्यूटेरियम का विजिबल में कोई काम नहीं है, समझ रहे हो आप, सीधा सीधा आंसर है, आपको यूवी लगाना है, विजिबल में उसको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। देखो पावी आप पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, हम आपको सिंपल तरीके से बता देते हैं। मैं एक बुक से नहीं, मैं 3-4 बुक से आपको पढ़ा देता हूं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये आपको कार्बन आर्क, देखो लैंप तो बहुत होते हैं, मैं आपको बताऊं बहुत सारे लैंप है। कैथोड लैंप है, जैसे आप बोल रहे हो कार्बन आर्क लैंप हो गया, कई लैंप हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन है ना वो ये है जो मैंने आपको सामने दे दिए, समझ रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं इंस्ट्रूमेंट में, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो सोर्सेस क्लियर हुए। अब इन सोर्सेस के बारे में अगर टंगस्टन फिलामेंट लैंप की बात करें, तो इसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ये कॉमनली यूज होता है, हाउस होल्ड बल्ब के जैसा होता है। टंगस्टन फिलामेंट हीट करता है अप टू 3000 केल्विन एंड प्रोड्यूस द रेडिएशन। रेडिएशन की रेंज कितनी रहेगी, 375 टू 800 नैनोमीटर। और कई बार ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अगर करते रहेंगे तो 250 नैनोमीटर तक प्रोड्यूस कर सकता है। मेन रेंज इसकी यही होती है जो हम यहां पर यूटिलाइज करते हैं यूवी विजिबल रेडिएशन के लिए, तो यही रेंज है हमारी, ओके। ये कॉमनली होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो है हमारा हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप। हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप जो होता है इसको याद रखेंगे, इसका लिमिट ये है कि 250 टू 350 तक करता है। ये हमारे ट्यूबलाइट के जैसा होता है, इसमें इलेक्ट्रोड रहते हैं और बीच में जो आपकी गैस भरी रहती है वो कौन सी रहती है, हाइड्रोजन रहती है, समझ रहे। इसी के जैसा होता है डीडीएल, ठीक है ना। ये आपकी डीडीएल जो है मूवी भी है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। तो डीडीएल है हमारा, तो डीडीएल में याद रखना ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप होता है, सेम रहेगा हमारा ट्यूबलाइट के जैसा, बस इसमें जो गैस रहेगी आपकी ड्यूटेरियम रहेगी। इसको आपको पूछा भी जा चुका है, 200 टू 400 नैनोमीटर की रेंज का ये रेडिएशन जनरेट करता है, तो इसको याद रखें अपन। अगर इसका क्वेश्चन आता है तो केवल यूवी में, और अगर आपका इसका भी आएगा हाइड्रोजन का तो ये भी केवल यूवी में ऑपरेट। ये जो है ये यूवी से विजिबल के नियर तो जा रहा है 350, लेकिन ये आपको याद रखना है मेन आपका यूवी में चलता है, ये भी अपना यूवी में ही है। और अगर यूवी विजिबल के लिए पूछेंगे तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, टंगस्टन फिलामेंट है, इसलिए उसको कॉमनली यूज करते। भाई इंस्ट्रूमेंट है, कंपनी एक बार बनाती है और उसने मान लो अगर उसने ये डीडीएल लगा दिया तो वो इंस्ट्रूमेंट केवल किसके एनालिसिस के लिए यूज होगा, 200 टू 400 नैनोमीटर के लिए। तो ये फिर उनको एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें 200 टू 800 का रहेगा। तो इसलिए बेटर ऑप्शन ये है कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप लगाओ आप, टीएफएल को लगा दीजिए, तो सीधा आपका 300 से 800 तक काम करता रहेगा, समझ रहे हैं आप। तो ये और एक और चीज रहती है, आप बोलोगे सर ऐसे कंपनी को तो फिर हर बार करना होगा। अरे कुछ नहीं, जैसे हमारे घर में वो रहता है ना होल्डर, जो सॉकेट रहता है बल्ब का, हम अलग अलग बल्ब लगा लेते हैं, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ सेट आता है, जैसे 4 व्हीलर के साथ एक्स्ट्रा हेडलाइट आती है ना, ऐसे इस इंस्ट्रूमेंट के साथ भी ये सब लैंप आते हैं। तो जो उसमें सब लिखा रहता है उसके मैनुअल में कि अगर आपको भाई एनालिसिस इस रेंज में करना तो ये वाला लैंप लगा लेंगे आप, समझ रहे। जो उसका वो आता है टेक्नीशियन इंजीनियर, वो सब समझा के चला जाता है। तो ये इस तरीके से ऑपरेट होता रहता है। बहुत इनफ है बेटा, नोट्स में बहुत सारी चीजें ऐड है, बुक्स का ही कंक्लूजन है पूरा। टंगस्टन बेटा रेडिएशन जनरेट करता है, ठीक है। तो ये रेंजेस अच्छे से याद कर लेना, इनको मैंने जो बताया। देखो मैं एक ये हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप कहां, यहाँ पे 200 टू 375 लिखा, मैंने वहां पे बोल दिया आपको। तो ये आपको 200 टू 375 मरकरी आर्क का होता है बेटा, सही बोल रहे हैं आप, 250 टू 350 नैनोमीटर होता है। तो रेंजेस में आपको कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं रेंजेस का इसलिए बोल रहा हूं, टंगस्टन टीएफएल का याद कर लो स्पेशली, और आप इसका याद कर लीजिए हाइड्रोजन डिस्चार्ज का भी 200 टू 400 है। और हाइड्रोजन ड्यूटेरियम का तो लगभग सेम ही है, बताओ 25 का ही तो अंतर है। और जीनोन तो आपका लिमिट ही क्रॉस करके रखे है, ये वैक्यूम में भी जा रहा है और वहां आईआर तक पहुंच रहा है, समझ रहे। और मरकरी का कितना है, 250 टू 350 होता है। ये मैंने एक आपको क्या लिख दिए, रेंजेस लिख दी, आप बुक वाइज देखोगे तो अलग अलग मिलेंगी आपको, लेकिन इसमें हमको कोई ऐसा बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा कि 100 नैनोमीटर का डिफरेंस मिल जाए। जनरली क्वेश्चन जब आएगा ना तो ऑप्शंस बहुत दूर दूर होंगे, ऐसे ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे आपको कि 250 350 दे दें, तो उसमें फिर वो आंसर किसको देंगे, किसी बुक में कुछ और दिया हुआ है तो बच्चा क्लेम करेगा, क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो जैसे ड्यूटेरियम डिस्चार्ज का आया था एकदम फिक्स है इसका 200 टू 400, ड्यूटेरियम का आपको याद है, तो ड्यूटेरियम का ही तो भाई हाइड्रोजन है,
तो हाइड्रोजन का भी उतना ही है, ऐसे याद कर लो। जीनोन का वैक्यूम से जाके IR तक जाता है, मरकरी आर का 250 to 350 याद कर लिया, वहां मैंने हाइड्रोजन का लिख दिया था तो वो मरकरी का आ रहा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इतना, ओके। तो बन जाएगा सभी लोगों पे। सोर्स में किसी को और कुछ डाउट हो तो बताइए। हाँ, TFL जो है उसमें देखो, हमको अगर मान लो करना है यूबी में तो हमको 375 300 से ऊपर ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। चटवाल भी अच्छी बुक है बेटा, पढ़ सकते हो, चटवाल भी इजी बुक है, उससे पढ़ सकते हो आप। मेरी सी क्लास अटेंड कर लो, फिर बुक्स पढ़ना, समझ रहे हो, तो अच्छा लगेगा आपको बुक पढ़ने में। और जितना बुक पढ़ोगे तो आपको लैंग्वेज से आपको समझना आ जाएगा, और आपको कुछ डाउट भी क्रिएट होंगे तो आप हमसे पूछ लेना, ओके। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट में लैंप हमारे कंप्लीट हुए। अब आता है कॉलीमेटिंग सिस्टम। तो सिंपल चीज है, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। व्हाट इज द कॉलीमेटिंग सिस्टम? कॉलीमेटिंग सिस्टम जो होता है, द रेडिएशन इमिटेड बाय द सोर्सेस इज कॉलीमेटेड मेड पैरेलल बाय द लेंसेस, मिरर और स्लिट्स। स्लिट्स मतलब हमारे ओपनिंग्स होते हैं। स्लिट्स मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर एक कट लगा दिया, फिर यहां पर लेंस लगा दिया, तो इनको हम प्रॉपर अरेंजमेंट करके एक कॉलीमेटिंग सिस्टम को डेवलप करते हैं। कॉलीमेटिंग सिस्टम जो होता है ये हमारा क्या है, कंबाइंड होता है। इसमें लेंसेस भी होते हैं, कुछ मिरर्स भी होते हैं, स्लिट्स भी होते हैं, और ये सब मिलके हमको क्या रेडिएशन प्रोवाइड कराते हैं, पैरेलल रेडिएशन। तो यही कहलाता है कॉलीमेटिंग सिस्टम, ओके। तो कॉलीमेटिंग सिस्टम का अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द रोल ऑफ कॉलीमेटिंग सिस्टम इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग द पैरेलल ऑफ रेडिएशन। ये मेड पैरेलल कर देता है, उनको पैरेलल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये किसका बना होता है, ये लेंसेस, मिरर्स और स्लिट्स का कॉम्बिनेशन रहता है, ओके। तो लेंसेस जो होते हैं हमारे किसके बने होंगे, ऑर्डिनरी सिलिकेट ग्लास ट्रांसमिटेड बिटवीन 350 to 3000 नैनोमीटर। ये सिलिकेट ग्लास को यूज करेंगे हम लेंसेस के लिए, ठीक है। ये सूटेबल होता है आपके विजिबल रीजन के लिए भी सूटेबल है, और हमारे किसके लिए है, विजिबल के लिए भी सूटेबल होता है बेटा। और किसके लिए सूटेबल होता है, हमारे साथ में IR में भी इसको यूज कर सकते हो आप, IR के लिए भी यूज कर सकते हो। क्वार्ट्ज और फ्यूज सिलिका जो होता है, लेंसेज टू वर्क बिलो द 300 नैनोमीटर। अगर हमको कोई भी एनालिसिस हमारा 300 नैनोमीटर से नीचे जाके करना है तो हमको क्वार्ट्ज चाहिए, और सिलिकेट ग्लास हमारा क्या होता है, ये 350 to 3000 में काम करता है। रेंजेस याद हो जाए तो कर लो, बाकी मेन तो लेंसेज बना किसका रहेगा, तो सिलिकेट का बना होता है, और क्वार्ट्ज और फ्यूज्ड सिलिका यूज होती है। इनका कॉलीमेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉलीमेटिंग में पूछेंगे क्या होता है तो आप बता देना। स्लिट क्या होता है, इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है रिजॉल्विंग द पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन इनटू द मोनोक्रोमेटिक, मतलब वही आपका मोनोक्रोमेटर का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है, ठीक है। इंट्रेंस स्लिट होता है और एक हमारा एग्जिट स्लिट होता है, यहां से इंटर करेगा रेडिएशन, वहां से बाहर चला जाएगा, समझ रहे। तो कॉलीमेटिंग सिस्टम आजकल का जो इंस्ट्रूमेंट आने लगा है ना, उसमें मोनोक्रोमेटर के अंदर ये सेटअप ही रहता है पूरा, समझ रहे हो आप। कॉलीमेटिंग अलग से कोई लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें सब कुछ सेटअप रहता है। मोनोक्रोमेटर में हर चीज लगी होती है जो रेडिएशन को पैरेलल भी करेगा और उसको मोनोक्रोमेटिक भी कर देगा। तो कॉलीमेटिंग सिस्टम बस एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ओके। हाँ, प्रिज्म के जैसे ही मान के चलो आप तो। अब इसमें देखो मोनोक्रोमेटर ये मेन यूनिट होती है। तो मोनोक्रोमेटर की अगर हम बात करते हैं कि जो मोनोक्रोमेटर है हमारा, ये मोनोक्रोमेटर क्या करता है, जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट आती है उसको क्या करता है, सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट कन्वर्ट करता है, जिसको बोलोगे मोनोक्रोमेटिक। और यही BL लैम्बर्ट्स लॉ ने बोला है कि भाई हमारा जो रूल होता है ना, ये इसको आप कहीं भी फॉलो मत करा लेना। आपको क्या चाहिए, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन चाहिए, और डायल्यूटेड क्या होना चाहिए, हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए, तभी हमारे लॉ से आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करना। और अगर आप नहीं करोगे पॉलीक्रोमेटिक ये मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज, तो आपकी जिम्मेदारी भाई, आपका गलत करवा जाए। मैं तो कह के गया हूं लाइन बनता है, लेकिन अगर आप लोग फॉलो नहीं करोगे तो ऐसा वैसा कर बन जाए तो यार मेरे को मत बोलना फिर, समझ रहे हो। तो ये मोनोक्रोमेटर यूनिट इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट डेवलप नहीं कर सकते। दैट कन्वर्ट द पॉलीक्रोमेटिक लाइट टू द मोनोक्रोमेटिक लाइट, ओके। ये क्या होता है, आइसोलेट करता है रेडिएशन को। जितना रेडिएशन हमको चाहिए, जैसे हमने 220 नैनोमीटर सेट किया, तो केवल वही रेडिएशन पास करेगा, डिजायर्ड वेवलेंथ हमें प्रोड्यूस कर देगा। तो ये सेलेक्टिव करता है, हमको आइसोलेट कर देता है रेडिएशन को, और हमारी चॉइस डेवलप करता है कि चलो हमको ये वाला वेवलेंथ चाहिए, तो वही वेवलेंथ पास करेगा। हम सेट कर देंगे उसको, जैसे भाई हम सेट कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट में हमारा, वैसे ही इसको सेट कर सकते हैं। तो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोनोक्रोमेटर डिवाइस आर यूज, उसमें हम फिल्टर भी यूज करते हैं, प्रिज्म भी यूज करते हैं, और ग्रेटिंग्स भी यूज करते हैं। तो ये आपके फिल्टर्स, प्रिज्म और ग्रेटिंग्स, इनको हम एज अ मोनोक्रोमेटर हम यूज करते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट में, ओके। तो मोनोक्रोमेटर सबको समझ आ गया क्या होता है मोनोक्रोमेटर? मोनोक्रोमेटर क्या है, ये सबको क्लियर है, ओके।
अब आगे चलते हैं। देखो मोनोक्रोमेटर में प्रिज्म में होता है और ग्रेटिंग होती है, और फिल्टर तो आप जानते हो, फिल्टर पेपर के जैसा मानो उसको, कि फिल्टर और एडवांस फॉर्म है, उसमें सीधा वही रेडिएशन पास करेगा जो हमने सेट कर दिया। तो प्रिज्म और ग्रेटिंग में क्या डिफरेंस होता है वो हम आपको बताते हैं। प्रिज्म और ग्रेटिंग में क्या डिफरेंस होता है। प्रिज्म तो सब जानते हो कि प्रिज्म देखा है कि नहीं देखा, हम जब छोटे थे तब एक्सपेरिमेंट करते थे प्रिज्म के भी, समझ रहे हो। तो प्रिज्म जो है ना और ग्रेटिंग जो है, देखो प्रिज्म जो होता है ग्लास का बना रहेगा, अगर हमको विजिबल रेंज में काम करना है। कहां पे काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से याद कर लेना। अगर विजिबल रीजन में हम लोग काम कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट का कोई भी पार्ट रहेगा ग्लास का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ग्लास हमारा विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए तो जितने भी भाई कार की हेडलाइट लगी हुई है उसमें विजिबल लगा रहता है, हमारे बल्ब के ऊपर जो कोटिंग होती है वो विजिबल होती है, समझ रहे हो। तो अल्टीमेटली जो विजिबल है ना वो हमारा विजिबल रेडिएशन को ग्लास कभी एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो इसलिए अगर विजिबल रीजन में हम लोग काम कर रहे हैं तो ग्लास ओके, आप ग्लास का कोई भी चीज यूज कर सकते हो उसमें। और क्वार्ट्ज और फ्यूज सिलिका कब हमको यूज करना पड़ेगा, जब हम करेंगे यूवी, समझ रहे हो। और अगर मान लो हम आईआर कर रहे हैं और आईआर में भी हमको प्रिज्म चाहिए, तो आईआर में एल्किल हैलाइड के प्रिज्म होते हैं, वहां पे NaCl का बना रहेगा, केबीआर का बना रहेगा। इसलिए मैंने ये तीनों लिख दिए, तीनों क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगर आप विजिबल में रीजन में काम कर रहे हो तो कोई समस्या नहीं है, आप ग्लास यूज कर सकते हो, कोई भी पार्ट, प्रिज्म हो, आपका मिरर हो, आपकी सैंपल सेल हो, सब चलेगा। और अगर आप कर रहे हो यूवी का काम तो आपको क्वार्ट्ज और फ्यूज सिलिका का यूज करना पड़ेगा। और अगर आप आईआर की ओर जाओगे, जब अपन आईआर पढ़ेंगे इसके बाद, अब एक क्लास बाद, तो वहां पे आपका क्या रहेगा, एल्किल हैलाइड का बना रहेगा, ठीक है। तो ये जो प्रिज्म का वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ठीक है ना। और जो ग्रेटिंग होती है, ठीक है ना, इसमें ग्रुप्ड ऑन द हाईली पॉलिश, कभी आपने देखा हो पहले चलता था ऐसे, ये रहते हैं इसमें, यहां पर मिरर सरफेस रहते, बहुत सारे इमेज बनते चले जाते हैं, तो ये कहलाती है ग्रेटिंग, समझ रहे हो। कभी अपन देखते थे जब पहले, अब तो नहीं, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो कहीं जाते थे तो अपन एक इमेज अपनी देखी तो कई इमेज एक साथ दिख जाती थी, तो वही चीज कहलाती है हमारी ग्रेटिंग कहलाती है। ग्रुप्ड ऑन हाईली पॉलिश सरफेस लाइक एल्यूमिना, ठीक है ना। तो उसमें ये रहते हैं, कोटिंग रहती है एल्यूमिना की, और ये लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन पर बेस्ड होता है, ये लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन पे, और वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंट पर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। ये दोनों का कंपैरिजन है, और ये कंपैरिजन नहीं पूछेगा कोई आपसे, आपसे मटेरियल जरूर पूछेंगे। ग्लास यूवी के लिए, क्वार्ट्ज फ्यूज सिलिका कहां, आप ग्लास किसके लिए, विजिबल के लिए, और क्वार्ट्ज और फ्यूज सिलिका किसके लिए, यूवी के लिए, और एल्किल हैलाइड वाला तो रहेगा आईआर वाला कॉन्सेप्ट पूरा, ओके। तो ये ध्यान रखना है आपको। देखो, हाँ बार्बर की दुकान पे बोल सकते हो आप, दो लगा के रखता है वो तो, सिलिकॉन पॉलीमर होता है बेटा, ठीक है। इसका भी मैं बता दूंगा आपको। इसके बाद देखो क्यूबेट और सैंपल होल्डर, क्यूबेट और सैंपल होल्डर, देखो क्यूबेट और सैंपल होल्डर क्या होता है, ये हमारी सिलेंड्रिकल एक ट्यूब होती है, या रेक्टेंगुलर भी हो सकती है हमारी। तो ये इसमें हम अपना सैंपल फिल करते हैं, डाइल्यूटेड सैंपल, ओके। तो ये जो होता है, सेल्स और क्यूबेट आर यूज फॉर द हैंडलिंग द लिक्विड सैंपल, लिक्विड सैंपल हैंडलिंग करने के लिए, क्योंकि देखो हमारा यूवी विजिबल में जो भी सैंपल रहेगा उसका नेचर क्या रहता है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन रहता है। तो उसको फिल करने के लिए हमारे पास एक ट्यूब होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल होल्डर या क्यूबेट्स बोल देते हैं, ओके। सैंपल आर स्कैन्ड इन द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, इसलिए भाई हमें उसको रखने के लिए कुछ चाहिए कंटेनर, ठीक है। तो ये आइदर भी रेक्टेंगुलर भी हो सकती है हमारी, और सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, गोलाकार भी हो सकती है भाई, और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, जैसा आपको इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये हो सकता है। अब कहानी वही आती है कि भाई ये जो आप क्यूबेट बनाओगे, बनी काय की होगी, बनी काय की होगी, इसके किससे बनाओगे, इसको ग्लास से बनाओगे। तो अगर आप ग्लास का बनाओगे विजुअल रीजन के लिए, तो हमारा ये कलर करेक्टेड फ्यूज ग्लास हम यूज कर लेंगे, ओके, क्योंकि ग्लास एब्जॉर्ब नहीं करेगा रेडिएशन को। और अगर आपको यूवी रीजन में करना है तो वही चीज जो मैं पहले बता चुका हूं, क्वार्ट्ज और फ्यूज सिलिका का बना होगा हमारा। ये कई बार आता है क्वेश्चन, कोई भी पार्ट अगर आप यूवी रीजन में करने वाले हो ना, तो इंस्ट्रूमेंट में क्वार्ट्ज और फ्यूज सिलिका का रहेगा, ओके। और विजुअल रीजन में करने वाले हो तो फ्यूज ग्लास का रहेगा। तो फिर क्या करें अपन लोग, बताओ क्या लगाती है कंपनी, क्या लगाएगी कंपनी, बताओ। जैसे मैंने कहा एक इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, मेरी क्यूबेट क्वार्ट्ज की बनी हुई है, तो बताइए किसके लिए यूज कर लोगे भाई, क्वार्ट्ज वाला सब में चलेगा, विजिबल में भी चलेगा और यूवी में भी चलेगा, लेकिन इसका लिमिटेशन है ग्लास वाले का। अगर आप ग्लास वाला इंस्ट्रूमेंट खरीदोगे ना तो केवल विजिबल रीजन के काम का रहेगा, वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ना बोल के उसको फिर आप कलरीमीटर ही बोल दो, समझ रहे हो आप। तो यूवी रीजन के लिए जो कर रहे हो आप यूज, वो विजिबल के लिए तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वार्ट्ज और फ्यूज सिलिका
आपका ये पूरा यूवी विजिबल में भी चलेगा, लेकिन ग्लास केवल कहां चलेगा, ओनली विजिबल में चलेगा। तो ये ध्यान रखना आप। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्वार्ट्ज है तो आप एनालिसिस क्या करोगे, तो यूवी का भी कर लो भाई और विजिबल का भी कर लो, कोई समस्या नहीं है। और अगर आपका ग्लास का बना है ना तो केवल ओनली विजिबल रहेगा, ओनली विजिबल, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब एक और चीज है, अगर मान लो हम ऐसा मटेरियल यूज कर ले इसमें वो पर्सनली खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा, सेल्फ एब्जॉर्ब करेगा, तो हमारा रिजल्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो यूवी रेडिएशन को क्या नहीं करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते। इसकी क्लीनिंग आपकी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। इसको डिस्टिल्ड वाटर से या डाइल्यूटेड अल्कोहल और एसीटोन से हमको वॉश करना पड़ेगा और टोटल ड्राई करना पड़ेगा। आपने मान लो बेंजीन से वॉश कर लिया, आपने किससे वॉश किया, बेंजीन से, अब बेंजीन उसमें रह गया, आपने बेहतरीन अपना एनालिसिस किया और उसमें 2 पीक्स आ गई, आप बोलो पता नहीं क्या हो गया, तो ये आपकी एरर है। आपको क्यूवेट को प्रॉपर वॉश करना है और उसको प्रॉपर ड्राई करना है, क्योंकि अगर आप उसमें इंप्योरिटीज रहेगी तो इंप्योरिटीज भी हमारे रेडिएशन को अब्सॉर्ब करेगी, तो हमारा रिजल्ट फॉल्स हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ग्लास कैन नॉट यूज अ ग्लास एब्जॉर्ब लाइट, ठीक है, स्ट्रांगली बिलो 300 नैनोमीटर। हम ग्लास इसलिए तो नहीं कर सकते यूवी के लिए, क्योंकि 300 नैनोमीटर से अगर नीचे का रहेगा हमारा सेटअप तो ग्लास एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फिर हमारा रिजल्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए भाई अगर आपको यूवी में करना है तो क्वार्ट्ज और फ्यूज सिलिका ही बेस्ट रहता है। तो सबको क्लियर है ये? यूवी ग्लास क्यों यूज नहीं कर सकते, बताया ना मैंने, ग्लास यूवी रीजन में एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल नहीं करा रहे हैं। सैंपल को कितना डाइल्यूटेड होना चाहिए बेटा प्रशांत, मैंने बताया था 0.001 मोलर होना चाहिए आपका, माइक्रोग्राम में होना चाहिए, ये मान के चलो आप तो माइक्रोग्राम में। ओके, तो ये हो गया हमारा क्यूवेट वाला काम। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, पैरामीटर मेजर। हम क्या मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट से, तो मैंने बताया इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या मेजर करते हैं, ट्रांसमिटेंस को मेजर करते हैं, ठीक है ना। इज द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट विच इज ट्रांसमिटेड। मान लो मैंने कहा आपसे यहां से लाइट पास हो रही है और अभी मैंने कोई सैंपल नहीं है क्यूवेट में, तो अगर हमारा बेहतरीन क्यूवेट है ना, आइडियल क्यूवेट है ना, तो 100 फोटोन पूरे क्रॉस कर जाएंगे, समझ रहे हो आप, 0 एब्जॉर्बेंस होगी और 100% क्या होगी, ट्रांसमिटेंस होगी, क्योंकि अभी हमारा सैंपल नहीं है इसमें। अब अपन ने केवल सॉल्वेंट लिया है, इसमें सैंपल ऐड नहीं किया, तब भी हमारा ट्रांसमिटेंस क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए और 0 क्या होना चाहिए, एब्जॉर्बेंस होना चाहिए। यही कहलाता है कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या आप इंस्ट्रूमेंट को चेक तो करो सही है कि नहीं। आपने क्यूवेट लगाया, आप देखो कि अपना जितना इंसिडेंट रे था उतना ही ट्रांसमिटेड रे आ रहा है क्या, तो सही है, एब्जॉर्बेंस 0 है ना, तो ओके है। अगर हमने सॉल्वेंट भी फिल कर दिया तब भी एब्जॉर्बेंस 0 आना चाहिए, ट्रांसमिटेड 100% आना चाहिए। अब अगर आपने इसमें सैंपल ऐड किया है तब चेंजेस होगा, और जब सैंपल ऐड करोगे तो मान लो उसने 30 फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया तो 70 हमारे क्या कर गए, पास हो चुके हैं। तो ये आपको बनना चाहिए कि कितना एब्जॉर्ब हुआ, जो ट्रांसमिटेंट आ रहा है तो वो बाहर निकल गया और जो रह गया उसको एब्जॉर्प्शन बोलोगे। तो अगर मैं बोलूं कि 100% ट्रांसमिटेंस होती है क्यूवेट में तो उसकी एब्जॉर्बेंस क्या होगी, 0 होगी। मैं बोलूंगा जो सॉल्वेंट हम लोग यूवी में यूज करते हैं उसकी ट्रांसमिटेंस कितनी होती है, एग्जामिनर पूछेगा आपसे, तो 100% होती है, एब्जॉर्बेंस कितनी होती है उसकी, 0। आप लोग सोचोगे कि ये भी पढ़ना पड़ेगा, वो जब एग्जाम में आएगा तो आप सोचोगे बताओ ये न्यूमेरिकल पूछ रहा हमसे, अरे वो कुछ नहीं पूछ रहा आपसे, वो इतना बस पूछ रहा आपको पता है कि नहीं। अगर आप सॉल्वेंट यूज करोगे ना तो सॉल्वेंट में 0 एब्जॉर्बेंस होना चाहिए और 100% क्या होना चाहिए, ट्रांसमिटेंस होना चाहिए। आपका क्यूवेट का मटेरियल जो आपने बनाया है ना उसमें भी 0% एब्जॉर्बेंस होना चाहिए और 100% क्या होना चाहिए, ट्रांसमिटेंस होना चाहिए, तभी तो इसका कोई भी हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर मान लो इसका रिजल्ट मिल रहा है तो हमारा इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्स है फिर पूरा। ओके, तो ये ध्यान रखना आपको। तो क्या मेजर करता है हमारा पैरामीटर, परसेंटेज ट्रांसमिशन को मेजर करता है, और रिजल्ट हमको किस फॉर्म में मिलता है, एब्जॉर्बेंस की वैल्यू के फॉर्म में हमें इस तरीके से रिजल्ट हमको मिल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ट्रांसमिटेड क्या होता है, अमाउंट ऑफ लाइट दैट सक्सेसफुली पास थ्रू द सब्सटेंस, उसको जो दूसरी साइड हमको मिल जाता है उसको ट्रांसमिटेंस बोलेंगे हम, ठीक है। तो ये याद रखना किसको मेजर करता है, एब्जॉर्बेंस को मेजर नहीं करता है, ध्यान रखना। इंस्ट्रूमेंट हमारा किसको मेजर करता है, ट्रांसमिटेंस को मेजर करता है, फिर हम उसको माइनस करके एब्जॉर्बेंस में कन्वर्ट कर देता है, तो हम एब्जॉर्बेंस की रीडिंग मिल जाती है हमको, लेकिन मेजर किसको करता है, ध्यान रखना, ट्रांसमिटेंस को मेजर करता है। ओके, ये फार्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हो, मैंने बताया है आपको, ये हमारा फार्मूला होता है, ये मेन होता है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग I0 अपॉन आई होता है,
और ये इसी को कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करते हैं इंस्ट्रूमेंट के लिए। अगर आप इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देखें तो क्यूबिट की लेंथ तो कांस्टेंट हो जाती है, और ये जिसका मटेरियल बना हुआ है उसका मोलर एब्जॉर्बिलिटी कांस्टेंट होता है, तो सीधा यहां से एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसमें ट्रांसमिटेंस का फार्मूला क्या होता है, अगर ट्रांसमिटेंस का फार्मूला रहता है ट्रांसमिटेड रे अपॉन इंसिडेंट रे रहता है, ओके। और एब्जॉर्बेंस का फार्मूला क्या होता है, लॉग आई जीरो अपॉन आई होता है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं ट्रांसमिटेंस को एब्जॉर्बेंस में, तो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग, ठीक है ना, टी अपॉन 100 हो जाता है, क्योंकि ये परसेंटेज में मेजर करना है और परसेंटेज में 100 से आपको डिवाइड करना होगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट में ऑटोमेटिक सब कुछ सेटअप रहता है, डिटेक्टर डिस्प्ले में ये कन्वर्जन हमको कुछ नहीं करना होता है, बस हम आपको बता रहे हैं कि पूछेगा क्या एग्जामिनर। अगर आपसे पूछता है कि कन्वर्जन ये जो पूछेंगे वो कि क्या मेजर करता है, तो परसेंटेज ट्रांसमिशन को मेजर करता है, हमको रिजल्ट डिस्प्ले किस फॉर्म में होता है, एब्जॉर्बेंस के फॉर्म में होता है। बस ये आप याद कर लीजिए, ठीक है, इतना आप जरूर याद रखेंगे बेटा। तो क्लियर है यहां तक की चीजें? हाँ, माइनस करके निकल आता है। रिवीजन क्लास नहीं है ये, नया क्लास है यार, तुमने लगता है नींद नींद में पढ़ लिया क्या? रिकॉर्डेड वीडियो देखा होगा आपने, लगता है मेरे रिकॉर्डेड भी डले हुए हैं, उनको देख के क्लास अटेंड करोगे तो और अच्छा समझ आएगा। अब आते हैं हम डिटेक्टर्स। डिटेक्टर गोपी चंद की ओर चलते हैं अपन, जो भाई बताएगा कि कितना परसेंटेज ट्रांसमिशन है और इसकी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू कितनी डिस्प्ले होनी है। ये पूरा डिटेक्टर देखेगा कि भाई यहां से 100 फोटोन चले हुए थे और हमारे पास कितने आए, 70 आए, तो ये डिटेक्टर बताएगा कि 30 फोटोन का क्या हो गया भैया, एब्जॉर्प्शन हो चुका है। समझ गए, ये बताएगा। तो समझ गए आप लोग, ये चीज क्लियर है। तो डिटेक्टर का काम क्या होता है, वही डिटेक्ट करता है कितना परसेंटेज ट्रांसमिशन हुआ है। तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके अच्छे से याद कर लेना। इसमें सबसे मेन है हमारा पीएमटी, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता है, एक फोटो ट्यूब होता है, फोटो इमिसिव ट्यूब होता है। फोटो ट्यूब बोल दो या आप पीईटी बोल दो, इसमें पीएमटी पीईटी दोनों है हमारे। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है और फोटो इमिसिव ट्यूब है, ओके। और एक होता है बैरियर लेयर, इसको फोटो वोल्टेक सेल बोलते हैं, ठीक है ना। बैरियर लेयर, बैरियर लेयर कहलाता है, इसे को फोटो वोल्टेक सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना अच्छे से, फोटो वोल्टेक सेल है आपका, बैरियर लेयर होता है, फोटो ट्यूब होती है और हमारा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता है। तो ये हमारे डिटेक्टर्स होते हैं। सीधा पूछते हैं डिटेक्टर्स का क्या काम होता है, तो डिवाइड दैट कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो हमारी परसेंटेज ट्रांसमिशन आती है और उसमें से जब हम एब्जॉर्बेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये तो लाइट एनर्जी है, हम ये हमें थोड़ी ना पता चलेगी, इसको डिस्प्ले में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, वही क्या कहलाता है, हमारे डिटेक्टर का काम है। हमको डिस्प्ले में दिखने लगता है ना, तो वो डिस्प्ले में जो रीडिंग हमको दिख गई वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जो हमारा भाई अभी मैं आपको मोबाइल में दिख रहा है आप लोगों की, या आप लैपटॉप में पढ़ रहे हो, तो ये कैसे सिग्नल्स आ रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। तो डिवाइस जो कन्वर्ट कर देती है लाइट एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इसमें पीएमटी जो होती है हमारी कॉमन होता है, सबसे यूज्ड कॉमनली होता है। बैरियर लेयर में क्या होती है, सेमीकंडक्टर सेलेनियम का बना होता है। बस इतना आपको याद रखना है। ये डिटेक्टर के नाम बस आप याद रखें, इनके अंदर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, केवल आपको डिटेक्टर के नाम याद रखना। डीडीसी का फुल फॉर्म बताओ बेटा, डीडीसी डिटेक्टर होता है तो बताओ फुल फॉर्म कौन सा होता है। कई डिटेक्टर होते हैं बेटा, हर बुक में अलग अलग मिलेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेक्टर है जो स्टैंडर्ड बुक में दिए हुए हैं भाई, वो मैंने आपको बता दिए, समझ रहे हो आप। तो ये याद कर लो आप लोग, ये इन्हीं से क्वेश्चंस आपको आएगा। बाकी डिटेक्टर तो बहुत होते हैं, आप नेट पे सर्च करोगे बहुत डिटेक्टर मिल जाएंगे, 15 to 25 डिटेक्टर मिल जाएंगे। डिटेक्टर तो बहुत है हमारे पास, कई डिटेक्टर होते हैं। एक आपका वो भी जो आप बोल रहे हैं वो भी होता है, एक सीसीएल भी होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे डिटेक्टर्स होते हैं। तो अपन को तो जो बुक्स में दिए हैं रेफरेंस बुक में, हमको उन्हीं को पढ़ना चाहिए। तो इसमें देखो डिटेक्टर का मैं सिंपल बता रहा हूं, पीवीसी सब जानते हो, ठीक है। पीवीसी होता है, पीईटी होता है और पीएमटी होता है, ये सब हमारी डेली लाइफ की चीजें। पीवीसी का पाइप आता है, तो ये बैरियर लेयर होता है, फोटो वोल्टेक सेल बोलते हैं इसको, फोटो एमिसिव ट्यूब और हमारा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ये मेन हमारे क्या होते हैं, डिटेक्टर्स होते हैं, जिनको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है आपको डिटेक्टर? बताइए, किसी को कोई डिटेक्टर में और समस्या हो तो बताएं। डिटेक्टर बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना।
ठीक है। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को जरूर याद रखना बेटा, ये कॉमन डिटेक्टर होता है, इसमें फोटो इमिसिव कैथोड लगा रहता है। क्या लगा रहता है इसमें? फोटो इमिसिव कैथोड रहता है, जो एक्चुअल में फोटॉन्स को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो ये बस याद रखिए पीएमटी को, पीएमटी इंपॉर्टेंट है। हाँ, चार्ज कपल डिटेक्टर, बहुत सही बोला आपने। क्वेश्चन भी कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे। अगर हम एनालिसिस पढ़ा रहे हैं और आप अगर बोर हो गए ना, तो फिर भाई कैसे पढ़ोगे एनालिसिस को आप? हम इतना एनालिसिस के जैसा पढ़ाते ही नहीं है एनालिसिस को, हम तो उसको सिंपल वे में पढ़ा रहे हैं आपको, तब भी आप बोर हो रहे हो। बताओ, पीवीसी है, फोटोवोल्टेक सेल है, बैरियर लेयर कहलाता है। ठीक है, ये सब डिटेक्टर हैं, डिटेक्ट करते हैं फोटोन सिग्नल को। ठीक है ना। सैंपल और रेफरेंस सेल क्या होता है बताऊंगा आपको, वेट करो 2 मिनट। ठीक है, तो ये हुआ इंस्ट्रूमेंटेशन। अब पहुंचते हैं हम इंस्ट्रूमेंट के जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है सिंगल बीम। ओके, सिंगल बीम होता है, और एक होता है हमारा डबल बीम होता है। सिंगल बीम और डबल बीम होता है। ओके, सिंगल बीम और डबल बीम, समझ गए? सिंगल बीम डबल बीम। सिंगल बीम में क्या होता है, एक ही रेस रहेगी, वो हमारे क्यूवेट से पास होगी, तो ये सिंगल बीम है। डबल बीम में क्या होगा, हमारी 2 क्यूवेट यूज होंगी, एक हमारे रेफरेंस से जाएगी और दूसरा हमारा सैंपल से जाएगी, और इसका जो भी कंपैरिजन रहेगा वो हमको डिस्प्ले होगा। यहां पर सीधा हमको परसेंटेज ट्रांसमिशन का डिस्प्ले हो जाता है इसमें, समझ रहे हो आप? तो ये सिंगल बीम वाले में सिंगल क्यूवेट रहेगी और सिंगल रेस पास होगी, और इसमें डबल हमारी क्यूवेट रहेंगी, एक हमारे रेफरेंस से जाएगी जो आइडियल है, उसका हमको पता है कि इसका कितना आता है, 280 नैनोमीटर का कर्व आएगा। एक हमारा सैंपल रहेगा जो कंपैरिजन बताएगा भैया इसका 278 नैनोमीटर पे आ रहा है, समझ रहे? तो ये हमारा सैंपल रहता है, ये हमारा रेफरेंस रहता है, और इसमें हमारा एक ही यूज करते हैं हम लोग। तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट के 2 टाइप होते हैं, सिंगल बीम और डबल बीम होता है। तो सिंगल बीम जो है हमारा और डबल बीम है, तो इसके नाम जो है वही इनका काम है। देखो, मेजर द ट्रांसमिटेड लाइट, देखो ये क्या मेजर करता है, ट्रांसमिटेड लाइट को। सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है, नो डायरेक्ट कंपेरिजन ऑफ द ब्लैंक एंड सैंपल, मतलब हमारा जो ब्लैंक रहता है उससे इसका कोई डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं होता है, या रेफरेंस से इसका कोई डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं होता है, ध्यान रखना आपको, ये समझ रहे हो? और डबल बीम में क्या होता है, मेजर द एब्जॉर्ब लाइट, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस, रेफरेंस से रेस्पेक्ट में ये एब्जॉर्ब लाइट को मेजर करता है। सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, एवरी टाइम कंपेरिजन होता है इसमें, एवरी टाइम रेफरेंस और सैंपल का कंपेरिजन होता है। इसमें एवरी टाइम कंपेरिजन नहीं होता, केवल इसमें एक बार कंपेरिजन होता है। जैसे हम वेट मशीन पे जाते हैं ना, जब वेट करने, जैसे आप जाते होगे किराने वाले की दुकान पे, परचून वाले की, तो वो क्या करता होगा, ऑटो जीरो कर देता है, जो उस पर वो भी कंटेनर जो भी रखता है उसको ऑटो जीरो कर देता है। तो ऐसे ही इसमें हम करते, एक बार हम रेफरेंस लेते हैं और उसको ऑटो जीरो कर देते हैं, समझ रहे? तो फिर हमारा इंस्ट्रूमेंट जो सिंगल बीम वाला होता है ना, उसकी इंस्ट्रूमेंट की मेमोरी में चला जाता है कि ये है, तो उससे फिर वो कंपेरिजन करता रहता है, मैथमेटिकल कंपेरिजन होता रहता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं होता। और डबल बीम में क्या होता है, डायरेक्ट कंपेरिजन होता है, हर बार कंपेरिजन होगा। तो इसमें से अच्छा कौन सा होता है, एक्यूरेसी किसकी बेटर है? तो देखो, सिंगल बीम जो होते हैं वो बेटर होते हैं, डबल बीम आपके पहले यूज होते थे, अब ज्यादा यूज होते नहीं। ठीक है, तो सिंगल बीम अपने बेटर होते हैं, ये बेटर इंस्ट्रूमेंट होता है, ये प्रॉपर ऑपरेट होता है। और डबल बीम में क्या होता है, डबल रेस रहती है, तो उसमें एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, इंस्ट्रूमेंट हमारे 2 टाइप के होते हैं। तो क्लियर है आपको ये इंस्ट्रूमेंट के टाइप? फिर मैं इनको और प्रॉपर आपको बताता हूं। क्या नहीं बताया मैंने? क्वेश्चन पूछ रहा है एक भाई मेरा, सिंगलेट और ट्रिपलेट नहीं बताया बेटा, नींद खोलिए भाई मेरे। सिंगलेट ट्रिपलेट ये कहां मिलते हैं? यूबी में मिलते हो तो यार मुझे भेजना, मैं भी पढ़ूंगा इसके लिए। सिंगलेट ट्रिपलेट यूबी में मिल जाए यार तो मुझे भेजना, मैं पढ़ूंगा उनके लिए। हम, मुझे तो ऐसा पता है एनएमआर वगैरह में होती है ये सब चीजें, यूबी में तो नहीं होती हैं। अगर आपको मिल जाए तो मुझे जरूर भेजना, ठीक है ना? मैं बोर्ड पे पढ़ा दूं? बोर्ड नहीं है यार भाई मेरे पास, कहां से पढ़ाएं बोर्ड पे? समझ नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? बताइए, क्या अच्छा नहीं लगता है ऐसे पढ़ना? डबल बीम में डबल रेस होती है इसलिए एक्यूरेसी नहीं है, समझ नहीं आ रहा आप लोगों को? बताइए। देखो, सिंगल बीम डबल बीम को मैं बिल्कुल सिंपल बताता हूं। सिंगल बीम में सिंगल बीम यूज करेंगे, डबल बीम में डबल रेस रहती है। ओके, इसमें एब्जॉर्ब का हमारा विथ रिस्पेक्ट टू हम कंपेरिजन करते हैं। ओके, और उसमें क्या करते हैं हम लोग, केवल एक ही बार रहता है, ठीक है ना? अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि समझ नहीं आता, तो मैं क्या करूं? आप लोग पढ़ना, जब ये जो है ना एनालिसिस, कभी और पढ़ना, बुक से पढ़ना, तो फिर आपको पता चलेगा एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, अब ये मैं नहीं कर सकता यार मेरे पास, तो मैं फिर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा दूंगा।
अगर आप लोग बोलोगे तो मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड है, मैं एक्चुअल में उस पर ही पढ़ाता हूं, इसमें तो मेरी मेहनत ज्यादा लगती है पढ़ाने में, ठीक है ना। बोर्ड का आप देखो करते हैं, अरेंजमेंट हो जाएगा, देखते हैं। बाकी हम कोशिश तो अपनी पूरी करते हैं भाई, आप लोग को समझ तो आता होगा, ठीक है ना। अब आप लोग को फिर भी कुछ बच्चे जो हैं कमी निकालने के लिए खड़े रहते हैं, टेक्नोलॉजी में कमी मत निकालो, पढ़ाने में कमी निकल रही हो तो वो बता दो मेरे को कि भाई मैं पढ़ा नहीं रहा हूं प्रॉपर। टेक्नोलॉजी को छोड़ो यार, देखो वो तो अपना मेंटेलिटी होती है, ठीक है ना। तो वो मेंटेलिटी होती है तो उसको अपन नहीं चेंज कर सकते हैं। बाकी देखो अगर आपको समझाना, कंटेंट, इन चीजों में कोई समस्या हो तो वो बताइए। टेक्नोलॉजी में एरर तो फिर कई तरीके होते हैं, समझ रहे हो। फिर तो बोलोगे सर आप इसमें ब्लू कलर से क्यों नहीं लिखा, आपने ग्रीन में क्यों बना दिया। चलो इसको इंस्ट्रूमेंट को देखते, वो मैं बता दूंगा, आप सिंगलेट टेगलेट का जो कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं वो उसको मैं देख के आपको बताऊंगा। मेरे को इतना है कि इसमें ज्यादा इसका कोई यूटिलिटी नहीं है, एनएमआर में यूटिलिटी होती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, मैंने पूरा आपको डायग्राम बता दिया जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखो ये इंस्ट्रूमेंट है हमारा, इसको मैंने आपसे पूछा कौन सा बीम है, तो आप इसमें देखो सिंगल रे जा रहा है, सिंगल बीम है हमारा इंस्ट्रूमेंट, क्या है, सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा। इसमें लाइट सोर्सेस रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा मोनोक्रोमेटर है, ये इंसिडेंट रे है, ये ट्रांसमिटेड रे है, ओके। और यहाँ पर हमारा फाइनली क्या होगा, एम्पलीफायर, और ये एब्जॉर्बेंस की हमको रीडिंग आ जाती है। ये इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर हमारा सैंपल हमने ऐड किया है क्यूबेट में, ओके। ये सिंगल बीम होता है। इसमें जब हम इसको ऑपरेट करते हैं ना, तो सबसे पहले हमको इसमें जो भी हमारा क्यूबेट रहेगा, जो भी सॉल्वेंट हम यूज करते हैं उसको लगाना पड़ता है। इसको बेटा हम लोग ब्लैंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लैंक। मतलब सॉल्वेंट है केवल हमारा, उसका एब्जॉर्बेंस हम लोग चेक करते हैं कि 0 आ रहा कि नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं 001 आ रहा हो, अगर आ रहा होगा तो एक इंस्ट्रूमेंट में ऑप्शन होता है ऑटो जीरो का। किसका ऑप्शन होता है, ऑटो जीरो का, तो वो जीरो कर देता है उसको। तो फिर जब हम इसमें सैंपल ऐड करेंगे तो जो भी एब्जॉर्बेंस आएगी वो हमेशा सैंपल की आती है, समझ रहे। तो जैसे आपसे कोई पूछे कि यूवी में ब्लैंक क्या होता है, तो आप उनको बताना है कि सर यूवी में ब्लैंक वो चीज होती है जिसमें हम अपना सैंपल ऐड नहीं करते, केवल सॉल्वेंट होता है, उसको ब्लैंक बोलते हैं। तो ब्लैंक वाला कॉन्सेप्ट हमें इसको करना पड़ता है, इसमें एक बार ब्लैंक लगाना पड़ता है। और कई बार कुछ लोग ब्लैंक की जगह रेफरेंस को भी यूज कर लेते हैं, उसमें जिस सैंपल का आप एनालिसिस करने वाले हो उसका एक आइडियल कंडीशन बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में ब्लैंक ही यूज किया जाता है, ओके। तो ब्लैंक एक बार यूज करना है, बार बार यूज नहीं करना। फिर आपको ब्लैंक का जो भी रीडिंग है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट मेमोराइज कर लेता है, सिंगल बीम वाला, ओके। तो ये हमारा हो गया सिंगल बीम। अब डबल बीम को देखो आप लोग, डबल बीम में हमको इंस्ट्रूमेंट नहीं देखना कि आप डर जाओ इसको देख के कि पता नहीं सर ने क्या बना, अरे सबको छोड़ो। इसमें देख रहा है डबल बीम है, ये एक रेस यहां से जा रहा है, एक रेस यहां से जा रहा है, स्प्लिटर लगा रहता है इसमें। जैसे कोई पूछेगा बीम स्प्लिटर किस में लगा रहता है, तो मोनोक्रोम, उसमें हमारे सिंगल बीम में कोई जरूरत नहीं है बीम स्प्लिटर की। बीम स्प्लिटर किस में रहता है, हमारे हमारे डबल बीम में होता है। इसमें एरर के चांसेस इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि इसमें स्प्लिट हो रही है बीम, हो सकता है इसकी इंटेंसिटी चेंजेस हो जाए, तो फिर भी ये इसलिए एक्यूरेट नहीं माना जाता एज कंपेयर टू द सिंगल बीम। तो यहां पर दिख रहा है एक हमारा रेफरेंस रहेगा, और रेफरेंस में जनरली हम लोग सॉल्वेंट को ही लेते हैं, ब्लैंक को ही लेते हैं, ब्लैंक ही यूज करते हैं हम लोग, ओके। और सैंपल रहेगा हमारा, बार बार इसमें कंपेरिजन होता है, एब्जॉर्ब रेडिएशन हम मेजर कर लेते हैं। तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट के दोनों टाइप हुए, और हमारे आईआर का इंस्ट्रूमेंटेशन भी कंप्लीट हो चुका, मतलब अपन इससे अब फ्री हो चुके हैं, ओके। और पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा, फिर जितना आप ज्यादा पढ़ो उतना कम है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग उतना मैंने आपको बता दिया। अब अपन करें क्वेश्चंस, ओके। वुडवर्थ रूल लास्ट पार्ट रहेगा, कल की क्लास में अपना यूवी कंप्लीट हो जाएगा। सिंगल बीम में सिंगल बीम यूज करते हैं बेटा, वो हमारा पास हो जाता है, और उससे ही हम पूरा मेजर करते रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी प्रोड्यूसिंग पार्ट इन द यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कौन सा पार्ट होता है। आप बोलोगे सर एनर्जी प्रोड्यूसिंग पार्ट तो आपने पढ़ा ही नहीं है और आप क्वेश्चन पूछ रहे हो सर, ठीक है। आप बोलोगे सर कि आप एनर्जी प्रोड्यूसिंग पार्ट तो आपने पढ़ा ही नहीं सर, और आप क्या कर रहे हो, फिर पूछ लेते हो। एनर्जी प्रोड्यूसिंग पार्ट कौन सा होता है, ए होता है रेडिएशन सोर्स, जिसको अपन लाइट सोर्स भी बोल सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, इसको ध्यान से करना है भाई, अच्छे से करना भाई, मेरी आपसे निवेदन है, इसको अच्छे से करना, करो इसको सॉल्व आप क्वेश्चन को। सोर्स इन द यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट प्रोड्यूस द आईआर रेडिएशन, इसका आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इजी है, कितने बार तो पढ़ा है आपको मैंने। देखो कुछ लोग तो समझ गए हैं चीज को, क्वेश्चन अच्छा पढ़ना सीख गए हैं,
बाकी अभी कुछ लोग नहीं सीखे हैं। देखो यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, आपने फिर सिली मिस्टेक्स कर दी और सरल क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया है। आपको मैं इसलिए एक क्वेश्चन ऐसा डाल देता हूं जिससे आप लोगों को भाई ये आदत लग जाए कि हमें हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। समझ रहे हो आप? सोर्स इन द यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इतना तक क्वेश्चन था तो ठीक था, आप बोथ आंसर लगाते। लेकिन इसमें आईआर रेडिएशन कहां से प्रोड्यूस करेगा? मरकरी आर्क लैंप तो करता भी नहीं है, वो तो हमारा 250 to 350 करता है। टंगस्टन फिलामेंट भी है हमारा तो 800 तक ही सीमित है। अगर आप इसमें नन आंसर आपको लगा, हाँ इसमें जिनॉन लिखा होता और टंगस्टन लिखा होता तो फिर हम बोथ लगा देते। समझ रहे हो आप? अगर इसमें मैं जिनॉन और लैंप डाल दूं ना ऑप्शन में, तो फिर आपको आंसर लगाना पड़ेगा। देखो क्योंकि इनकी रेंज तो फिक्स है ना, आपके ये वाले जो लैंप है इनकी रेंज फिक्स है ना। ये जो रेंज है ना, ये इंटरनेट पे लिखा हुआ है कि ये इंटरनेट पे मिलता है हमको कि 300 to 500 नैनोमीटर है, लेकिन बुक में तो आपका जो बुक है रेफरेंस उसमें इतना ही लिखा है, तो हमको बुक का ही मानना पड़ेगा ये। तो इसलिए ये केवल हमारा यूवी विजिबल में आईआर को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, मरकरी का तो फिक्स ही है 250 to 350 होता है, वो आईआर तो छोड़ो विजिबल तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये दोनों ही हमारे यूवी विजिबल के लिए हैं केवल। ओके, आईआर रेडिएशन का कोई चांस नहीं। लेकिन जो जिनॉन होता है उसमें हमने लिखा है 160 से ले जाके 2000 नैनोमीटर तक, तो वो आईआर में जाता है। तो अगर जिनान पूछेंगे तो वो सोर्स है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, लेकिन आईआर तक रेडिएशन को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमन रेडिएशन सोर्स इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमीटर। मोस्ट कॉमन रेडिएशन सोर्स पूछा है, ये इजी क्वेश्चन है, एकदम बन जाएगा सभी बच्चों पे, सभी पे बनेगा। फिल्टर मोनोक्रोमेटर होता है, फिल्टर को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। फिर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो आप बुक से बेटा। आईआर में तो बहुत सारे इंस्ट होते हैं, उसमें जो रहते हैं नाइक्रोम बायर रहता है आपका, ठीक है ना, तो वो उसमें अलग सोर्सेस होते हैं, अपन उसको पढ़ेंगे। टंगस्टन फिलामेंट लैंप मोस्ट कॉमन होता है। सैंपल मेड विथ फॉर यूवी रीजन, ठीक है ना। सैंपल जो रहता है हमारा किसका बना होता है यूवी रीजन के लिए? क्वेश्चन को जो मैंने दिया है उसी का आंसर मुझको चाहिए, समझ रहे? चलो मैं क्वेश्चन को सही कर देता हूं, आप लोग के साथ अब ज्यादा नहीं करते हैं गेम। सैंपल सेल कर देता हूं तो अब बनेगा सब पे। अगर सैंपल वाला आंसर अगर आप लोग लगाते ना ग्लास और फ्यूज स्टील का तो गलत हो जाता, क्योंकि सैंपल नहीं रहता, सैंपल सेल किससे बना होता है ये पूछा है क्वेश्चन में हमसे, तो इसका आंसर आपका सही होगा आप सब लोगों का। लेकिन अगर आपको सैंपल सेल जो रहता है हमारा यूवी रीजन के लिए किसका बना होता है, तो फ्यूज सिलिका का बना होता है, फिर बी आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट अपना बी आंसर रहेगा। और अगर सैंपल अकेला लिखा था जैसा मैंने क्वेश्चन दिया था तो उसका तो आंसर नन था फिर, ठीक है। ये हो गया आपका। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यूनिट इन स्पेक्ट्रोमीटर दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिव वेवलेंथ रेंज। ये कौन सी यूनिट होती है सिलेक्टिव वेवलेंथ रेंज के लिए? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देना है। इसको सेट कर देते हैं, आपको ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं शायद। उसका नन नहीं होगा ना, अगर सैंपल अकेला लिखा रहता, सैंपल सैंपल तो नहीं रहता ना हमारा ग्लास का, सैंपल तो हमारे और वो रहते हैं डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, तो इसलिए नन होता। लेकिन उसमें सैंपल सेल कर दिया मैंने, तो उसका तो आंसर हमारा यूवी के लिए पूछा है तो फ्यूज सिलिका ही होगा। ओके, यूनिट इन स्पेक्ट्रोमीटर दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिव वेवलेंथ रेंज, इसका आंसर क्या होगा? इसका मोनोक्रोमीटर आंसर होगा, ठीक है, नो डाउट मोनोक्रोमीटर होगा, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 है ना, अच्छे से पढ़ना और अच्छे से सॉल्व करना है लड्डू क्वेश्चन, लेकिन भाई लड्डू को प्रॉपर सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत टफ कर दी है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 6 का, समझ रहे हो? ध्यान से सॉल्व करना है, आपको 30 सेकेंड्स हम देते हैं, 60 सेकेंड्स आप उसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देना है आपको। 6 का 6 का कोई आंसर ही नहीं दे रहा है।
6 का ए आंसर आ गया है। सब लोग ए दे रहे हैं क्या? मुझे भी नहीं पता कि आंसर क्या होगा, तो अपन तुरंत ही सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन हम तुरंत ही बनाते हैं क्लास के पहले, पहले वाले नहीं रहते, पुराने क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, जो अपन ने पढ़ाना है उसी से रिलेटेड बना दिया, और आपके साथ ऐसा क्वेश्चन बनाना है कि आप लोग गलत करो। मेरा उद्देश्य क्या है कि क्वेश्चन आप गलत करें और इजी क्वेश्चन गलत करें। इतना सरल क्वेश्चन है कि मोनोक्रोमीटर कहां रहता है, ठीक है ना, बस इतना सा तो क्वेश्चन है हमारा। मोनोक्रोमीटर प्लेस्ड बिफोर सोर्स एंड आफ्टर सैंपल सेल, या आफ्टर सोर्स और बिफोर सैंपल सेल, ये हमारा क्वेश्चन है, इतना इजी। सब लोग ये आंसर दे रहे हैं, मोनोक्रोमीटर प्लेस्ड आफ्टर सोर्स एंड बिफोर सैंपल सेल, ठीक है, लेकिन इररिस्पेक्टिवली लिखा है तो हमको उल्टा आंसर इसमें देना पड़ेगा। तो वैसे सब लोग, आप लोग आई थिंक जहां तक आप लोगों का है सही दे रहे हैं। मैं तो सॉल्व करूंगा फिर अपन करेंगे, तो पहले अपन इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या करते हैं, अपन इंस्ट्रूमेंट को बनाते हैं फिर सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व, आपको हमेशा पेन का यूज करना है, समझ रहे हो आप। तो देखो अपन को इंस्ट्रूमेंट बनाना है, पहले तो ये रेडिएशन रहता है, सोर्स रहता है, रेडिएशन सोर्स, फिर हमारा इसमें मोनोक्रोमीटर रहता है, फिर हमारी सैंपल सेल रहती है, उसके बाद क्या रहता है, यहां पर डिटेक्टर रहता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। इन्होंने क्या पूछा है कि मोनोक्रोमीटर कहां पर होता है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो मोनोक्रोमीटर देखा जाए तो ये जो रहता है हमारे रेडिएशन सोर्स के बाद में रहता है, आफ्टर सोर्स रहेगा, ओके, और बिफोर सैंपल सेल रहेगा। बिफोर क्या होगा, सैंपल सेल होगा। ये हमारा इसका नॉर्मल आंसर है। अगर वो पूछा होता उन्होंने क्या, रिस्पेक्टिवली लिखा होता, ठीक है, क्रम अनुसार अगर उन्होंने पूछा होता, लेकिन उन्होंने क्रम अनुसार नहीं पूछा है, इररिस्पेक्टिवली पूछा है, मतलब हमको उल्टा बताना है। तो इसमें फिर हमको उल्टा बताना है तो फिर उल्टा आंसर आपको देना पड़ेगा, ये रहेगा बिफोर एंड आफ्टर वाला। आप लोगों ने सीधा, ये इररिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि क्रम अनुसार नहीं है, ये आपको सीरियल मैनर में नहीं, आपको इररिस्पेक्टिव का मतलब होता है, ये आजकल बहुत आने लगा है क्वेश्चन। इसमें आता है नॉन टेक जो होती है ना, मैथ्स रीजनिंग, उसमें पूछते हैं, तो हो सकता है वो फार्मेसी में पूछ लेंगे, थोड़ी ना आप उनसे लड़ने चले जाओगे कि आपने सर ऐसा क्यों पूछा हमसे। तो पूछ सकते हैं सरल क्वेश्चन में, आपको किसी ड्रग के एक्शन को रिलेटेड पूछ सकते हैं, वो उसके मैकेनिज्म को पूछ सकते हैं, कहीं से कुछ भी करके। अगर इररिस्पेक्टिवली लिखा है ना तो फिर समझ जाना आपको उल्टा आंसर देना है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। रेडिएशन सोर्स जो होता है, मोनोक्रोमीटर क्या होता है हमारा, रेडिएशन सोर्स के आफ्टर होता है और बिफोर सैंपल सेल होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर रिस्पेक्टिवली था तो आफ्टर बिफोर था, लेकिन इररिस्पेक्टिवली है तो बिफोर एंड आफ्टर आएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में ये चीज आपको ध्यान रखना है, हर सब्जेक्ट के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं मैं, समझ रहे हो आप। उल्टा आंसर कौन पूछता है? अरे भाई गेट के एग्जामों में आए हैं क्वेश्चंस, उल्टा होता है, ठीक है ना। ये नहीं पूछना कौन पूछता है, जब पूछ लेगा ना, तो जब सामने आएगा क्वेश्चन तो आपने गलत किया। देखो हमने क्वेश्चन तो कोई टफ नहीं दिया भाई मेरे, आपको मैंने इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया, समझ रहे हो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया आपको, और मैंने केवल आपको लैंग्वेज से चेंज किया, और आपने क्या किया, लैंग्वेज को पढ़ा ही नहीं, समझ रहे हो आप। तो ये आपको, मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। तो ये मेरी कोई गलती नहीं है भाई, ये रिस्पेक्टिवली लिखा है तो यार मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। रिस्पेक्टिव का मतलब तो आप सब जानते होंगे कि नहीं जानते भाई, आप सब फार्मेसी में अपन पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। जिसका सही है बेटा उसने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारा, इसको ध्यान रखना है, यूनिट इन स्पेक्ट्रोमीटर दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्टिव वेवलेंथ। आप यूनिट जो है ना, कुछ बच्चे इसको यूनिट सोच रहे होंगे, सर वो सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम ये है, समझ रहे हो, उनको लगा होगा यूनिट मतलब, समझते हो, यूनिट का मतलब यहां पर पार्ट है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो आप, यूनिट का मतलब यहां पर क्या है, ठीक है ना। इरिस्पेक्टिव का मतलब अपोजिट नहीं होता, अपोजिट नहीं होता। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम अनुसार होता है, और इरिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम अनुसार नहीं, समझ रहे। आपको जो बाद में आ रहा है उसको पहले बोलना है, समझ रहे हो। तो ये होता है रिस्पेक्टिव का मतलब, समझ रहे। तो जो यूनिट है ना, यहां पर यूनिट नहीं पूछा बेटा, यहां पर यूनिट का मतलब पार्ट पूछा है, कि वो स्पेक्ट्रोमीटर का कौन सा पार्ट होता है जो सिलेक्टिव वेवलेंथ रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस जीपेट में आते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं भाई, क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन आपने गलत कर दिए तो उसका आप जीपेट के लिए मत बोलो कि जीपेट में आता कि नहीं आता। जीपेट वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करा देंगे हम, समझ रहे, जीपेट में क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको इसलिए करा देता हूं एक दो क्वेश्चन ऐसे कि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है ना। इररिस्पेक्टिव क्वेश्चन जब हम पढ़ते थे ना, जब हम तैयारी करते थे बेटा, तो जो हमारे टीचर थे ना,
वो हर सब्जेक्ट में ये लगाते थे रेस्ट्रिक्ट, तो हमको क्वेश्चन पढ़ना आने लगा कि हाँ ये जो है ना, इंग्लिश में ही है रेस्ट्रिक्टेड वर्ड, तो इंग्लिश है वो तो सबको समझ में आना चाहिए। अब देखो मिक्सिंग लैंग्वेज में तो पढ़ाना ही पड़ेगा आपको, इंग्लिश और हिंदी तो मिक्स करना ही पड़ेगी, तो नॉर्थ रीजन के लिए तो यही है। फिफ्थ का ए क्यों नहीं है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जिसने भी पूछा है, मुकुल ने, कि सर फिफ्थ का ए भी तो आंसर हो सकता है। ये भी सही बात है, फिफ्थ का ए आंसर भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ये कॉलीमेटिंग सिस्टम भी जो है वो भी तो करता है, अपन ने पढ़ा हुआ है, ऐसा ए हो सकता है। लेकिन जब मोनोक्रोमेटर लिखा हो ना, तो फिर अपन को मोनोक्रोमेटर पर ही जाना है, क्योंकि मोनोक्रोमेटर जो है ना एडवांस यूनिट है, समझ रहे हो आप? तो फिर आपको मोनोक्रोमेटर ही लगाना है, ठीक है ना। याद रखना कॉलीमेट, भले यहां पर आपको बोथ ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बोथ भी दिया है, तब भी आप मोनोक्रोमेटर ही आंसर लगाओगे आंख बंद करके। अगर मोनोक्रोमेटर यहां पर अवेलेबल नहीं था तो फिर आप कॉलीमेटिंग लगा सकते थे। ओके, मोनोक्रोमेटिक कॉलीमेटिंग सिस्टम जो है हमारा ओल्ड सिस्टम है, ये अब यूज नहीं होता। मोनोक्रोमेटर में सब कुछ इनबिल्ट होता है, तो आपको मोनोक्रोमेटर ही लगाना। आप इसलिए बोल रहे होगे कि सर बोथ आंसर तो हो सकता है दोनों के लिए, आपने बोथ दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसका मोनोक्रोमेटर ही आंसर आप लगाएंगे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में क्या समस्या है आपको? सैंपल सेल किससे बना होता है? यूवी रीजन के लिए जो सैंपल सेल होता है वो किससे बना होता है? बताओ, आप लोग बताइए यार। देखो हाँ, बोथ भी लगा सकते हो, आप बोथ भी लगा सकते हो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मोनोक्रोमेटर है ना, तो कुछ भी मत देखना आप। अगर वेवलेंथ सिलेक्टिव पूछे ना, तो बोथ ओथ के चक्कर में मत पड़ना, सीधा आंसर आप मोनोक्रोमेटर ही लगाना, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 में सैंपल सेल जो होता है किससे बना होता है फॉर यूवी रीजन, समझ रहे हो आप? यूवी रीजन के लिए किससे बना होता है हमारा सैंपल सेल? सैंपल सेल जो होता है वो यूवी रीजन में फ्यूज्ड सिलिका का बना होता है। ओके, ध्यान रखना, यूवी के लिए पूछा है, और अगर मैं पूछूं यूवी विजिबल दोनों के लिए काम कौन करेगा, तो फ्यूज सिलिका आंसर होगा। ओके, एक चीज मैं बताऊं, जब अपन एग्जाम देने जाते हैं ना, तो अपना पावर वैसे ही कम हो जाता है। जब अपन घर में अपन पढ़ते हैं, जैसे अभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आपको कोई डर नहीं है, आपको फियर फैक्टर काम ही नहीं कर रहा, तो आप लोग बिल्कुल फ्री माइंड से हैं, समझ रहे हैं? तो आपका मान लो ब्रेन का सपोज, आप वैसे भी अपन लोग 2 से 5% तो यूज ही करते हैं, और वो जब एग्जाम में जाते हैं ना, तो ये भी भूल जाते हैं कि एट्रोपिन क्या है, कोलिनर्जिक है कि एंटी एट्रोपिन, एंटी कोलिनस्ट्रेज है कि एंटी कोलिनर्जिक, ये भूल जाते हैं अपन लोग, समझ रहे हो आप? तो मतलब एग्जाम में आप यूवी रेंज भूल जाओगे क्या होती है, 200 to 400 होती है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। एग्जाम में जाके हम चीजें भूलते ही हैं, हमारा ब्रेन काम नहीं करता, क्योंकि फियर फैक्टर काम करता है, हमारा एडिनर्जिक सिस्टम वहां पे काम कर रहा होता है। तो भाई हम इमरजेंसी जैसी कंडीशन में होते हैं, तो वहां पे ये सब चीजें बहुत होती हैं। हम प्रॉपर क्वेश्चन नहीं पढ़ते, हम नोट को नहीं पढ़ते, हम एक्सेप्ट को नहीं पढ़ते हैं, समझ रहे हो आप? तो फिर जब आप घर आते हो ना, जब दूसरा फ्रेंड आपसे बोलता है अरे ये क्वेश्चन आया था, आपको पता चलेगा यार मैंने तो एक्सेप्ट पढ़ा ही नहीं था उसका, फिर आपको वहां लगेगा कि हाँ यार ये चीज तो मैं गलती कर गया। तो इसलिए भाई 1-2 क्वेश्चंस मैं ऐसे करा देता हूं आपको, जिससे आप क्वेश्चंस को अच्छा पढ़ना सीख जाओ, सभी सब्जेक्ट के लिए, समझ रहे हो? उससे आपका कोई लॉस नहीं होगा, बस आप उसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना सीखोगे, इसलिए ऐसा हम कर देते हैं। ओके, ठीक है भाई, इसके बाद कल अपन बात करेंगे जो अपना लास्ट पार्ट रह गया यूवी का, वुडबर्ग फिशर रूल। और इसके बाद भी देखो अपन ने यूवी पढ़ लिया पूरा, आप बुक से पढ़िए बेटा। अगर आप बुक से कोई भी चीज आपको नई मिल जाती है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझको कांटेक्ट करें, मेरे को मैसेज कर दें क्वेश्चंस, मैं आपको उनको एक्सप्लेन करूंगा, अपन उसका एक क्लास भी रख लेंगे अलग से, समझ रहे हो? तो ये आप कर सकते हैं, आप पढ़ें बुक से, और अगर आपको कोई नई चीज मिल जाती है, डाउट रहता है, तो वो आप हमसे पढ़ें, पूछ सकते हैं। बाकी इंटरनेट का जो कंटेंट रहता है उस पर एकदम आप विश्वास ना करें, समझ रहे हो, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें रहती हैं। ओके, सभी के लिए गुड नाइट, अच्छे से स्टडी करते रहें, रिवीजन करते रहें। एक बार आप क्या करना, यूवी को पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ना, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स रहे तो आप मेरे से एक बार पूछ लेंगे। ओके, सभी के लिए गुड नाइट। आप बुक से भी क्वेश्चन लगाना, ठीक है ना, बुक से लगाना तो क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा ना हो मैं कवर सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी आपको अगर दिक्कत रहती है तो भाई हम बैठे हुए हैं, आप मुझे जो बताएं, मैं भी सीखूंगा आपके साथ, ठीक है? आप भी हमारे टीचर बनोगे, हमें अच्छा रहेगा, नई चीज मिलेगी तो मुझे अच्छा, लेकिन सोर्स रिलायबल होना चाहिए, ठीक है ना? तो उसको अपन ऑथराइज करेंगे, सब बच्चों को सिखाएंगे। ओके, ओके, गुड नाइट।